In yesterday's class, we were studying something. आज हम पढ़ेंगे acceleration due to gravity. एक important topic. See, सबसे पहले मुझे ये बताओ, acceleration का meaning आपको समझता है क्या? बताओ, define करो. Very good. The rate of change of velocity is called acceleration. When the velocity goes on increasing, it is called positive acceleration. And when the velocity goes on decreasing, it is called negative acceleration. And when the velocity remains the same, it is zero acceleration. है ना? तो आप देखो, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने क्या बोला था कल? Force of attraction between any two particles in the universe is equal to g into mass of first particle into mass of second particle upon distance square, है ना? और ये है हमारी अर्थ, और इस अर्थ के सेंटर डिस्टेंसेस हमेशा कहाँ से कहाँ गिनना चाहिए? सेंटर टू सेंटर. इस अर्थ पर अंसार सर सोए हैं, इस अर्थ पर अंसार सर सोए हैं और अर्थ अंसार सर को अट्रैक्ट कर रही है. कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है? तो देखते हैं अंसार सर के बीच में और अर्थ के सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है. नियरली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. जितनी अर्थ की रेडियस है उतना ही तो डिस्टेंस है. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अंसार सर's बॉडी एंड सेंटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू नियरली द रेडियस ऑफ द अर्थ? यस. तो मैं यहाँ लिख सकता है F इज इक्वल टू G इंटू व्हाट इज M1 मास ऑफ अंसार सर, M अंसार इंटू मास ऑफ अर्थ, बड़ा M लिखता हूँ मैं क्योंकि अर्थ बहुत बड़ी है मुझसे, कितने साल बड़ी है. और डिस्टेंस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा? R स्क्वायर. समझ में आई ये? F इज इक्वल टू G इंटू मास ऑफ अंसार सर इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर. यस बोलो, समझ गया? yes. अब न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अच्छा, मैं अर्थ को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा हूँ या अर्थ ज्यादा फोर्स से मुझे अट्रैक्ट कर रहा है? दोनों फोर्स इक्वल है ना? दोनों फोर्सेस का वैल्यू कैसा है? इक्वल. लेकिन डायरेक्शन कैसा है? मैं अर्थ को किधर खींच रहा हूँ? ऊपर. और अर्थ मुझे किधर खींच रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉलोज, ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. न्यूटन ने कहा था कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है. अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रही है जितने फोर्स से, मैं भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूँ उतने ही फोर्स से. मैग्नीट्यूड सेम है, वैल्यू सेम है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है. अर्थ मुझे नीचे खींचना चाहती है, मैं अर्थ को ऊपर खींचना चाहता हूँ, लेकिन अर्थ ऊपर नहीं आती. क्यों? क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और मेरा मास कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा. क्या मैं फोर्स की जगह मास ऑफ अंसार सर इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता? क्या हमने कभी पढ़े थे न्यूटन्स बकरी लॉ ऑफ मोशन? कहते कि न्यूटन एक दिन जंगल में गया, बकरी को लात मारा, बकरी बोली मैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? और फिर बकरी ने भी न्यूटन को मारी और न्यूटन के मुंह से निकल गया अचानक से, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. हमने ऐसा एक पंचर जोक पढ़े थे, है ना? तो मास ऑफ अंसार सर इनटू एक्सेलरेशन. क्यों? एक्सेलरेशन किस में आएगा? मुझ में आएगा कि अर्थ में आएगा? ज्यादा एक्सेलरेशन किस में आएगा? मुझ में आएगा, क्योंकि मेरा मास कम है. हल्की चीज में ज्यादा एक्सेलरेशन आता है. तो ये मास ऑफ अंसार सर इनटू एक्सेलरेशन आ गया. अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अंसार सर इज इक्वल टू G इंटू मास ऑफ अंसार सर इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन दोनों के बीच की दूरी, है ना? क्या मास ऑफ अंसार सर कैंसिल हो गया? यस. अब क्या बचा हमारे पास? तो हमारे पास बचा, वेरी गुड, एक्सेलरेशन. अगर मैं अर्थ की तरफ, अगर यहाँ अर्थ में कोई गड्ढा खोद देता है, मैं अर्थ पे सोया हुआ हूँ और अर्थ में एक बड़ा सा चूहा आ जाता है, बहुत बड़ा चूहा, और वो मिट्टी को खोद के गड्ढा कर देता है अर्थ के अंदर, तो मैं कहाँ गिरूंगा? गड्ढे में. और मैं अर्थ की तरफ चला जाऊंगा, मैं नीचे जाऊंगा. अगर मैं नीचे जाऊंगा तो
मुझ में एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मेरी वेलोसिटी चेंज होंगी क्योंकि अर्थ मुझे पुकार रही है, बुला रही है, तो मेरी वेलोसिटी चेंज होंगी, मुझ में एक्सेलरेशन आएगा। और वो एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है मुझ में? ड्यू टू ग्रेविटी। ये पेन मैंने ऊपर से छोड़ दिया, नीचे गिर गया पेन। नीचे गिरते समय इसकी वेलोसिटी बढ़ी या कम हुई? क्यों बढ़ी? पहले तो रेस्ट पे था, लेकिन बाद में वेलोसिटी क्यों बढ़ती गई नीचे आते आते? ग्रेविटी के कारण। तो वेलोसिटी बढ़ी मतलब इसमें एक्सेलरेशन आया। किसने लाया एक्सेलरेशन? ग्रेविटी ने। तो इसके एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर यही पेन को मैं ऊपर फेंक दूं तो ऊपर जाते समय इसकी स्पीड कम होती जाएंगी या ज्यादा? कम होती जाएंगी। क्यों कम हो रही? ग्रेविटी नीचे खींचना चाह रही है और ये ऊपर जाना चाह रहा है, तो इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, है ना? वेलोसिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो किसके कारण नेगेटिव आया? ग्रेविटी के कारण। तो जब कोई चीज ऊपर जाते समय स्लो हो जाए या नीचे आते समय फास्ट हो जाए तो हम समझ जाते हैं एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नॉट डिनोटेड बाय ए, इट इज डिनोटेड बाय जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मुझ में जो एक्सेलरेशन आएगा, मेरी जो वेलोसिटी चेंज होंगी वो ग्रेविटी के कारण होगी। अब एक बात देखो ध्यान से, बहुत काम की बात समझाया है गैलीलियो ने। जी इनटू मास ऑफ अर्थ, अंसार सर का मास कैंसिल हो गया, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस स्क्वायर। ये समझ गए? पक्का? व्हाट इज आर? डिस्टेंस। समझ में आया डिस्टेंस? अब दूसरी बात ध्यान से एक और चीज समझ लो कि अगर ये अर्थ है, अगर ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है और ये अर्थ की रेडियस है, तो डिस्टेंस की जगह रेडियस लिखते हैं। लेकिन अंसार सर की लाश को 4 लोगों ने कंधे पर उठाया है। अंसार सर की लाश को 4 लोगों ने कंधे पर उठाया है, तो अंसार सर के बीच का डिस्टेंस और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, मुझे कितनी हाइट पर उठाए लोगों ने? हाइट h। हाइट h कितने हाइट पर उठा लिए लोगों ने? h पर। तो अब मेरे सेंटर और अर्थ के सेंटर का बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? बढ़ गया। कितना हो गया? r प्लस h हो गया। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मालूम है? g इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ। ये पार्ले जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वेरी गुड। ये कैपिटल G की वैल्यू कितनी रहती है? 6.67 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। 73 है। हाँ यस यस 73 करेक्ट। 6.673 into 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये कल लाए थे हमने डिराइव करके। डोंट ड्रिंक एंड डिराइव। फिर उसके बाद ये G क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? अर्थ का मास। बदलता है क्या? नहीं। अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर लिखा तो गलत किया क्या? जब मैं ऊपर चला गया तो मेरे सेंटर और अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस r प्लस h होगा ना। अब ये बात से ध्यान से समझो, गैलीलियो जो मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, हाँ स्क्वायर है। कहाँ से आया? अपन r स्क्वायर लिखते ना, डिस्टेंस स्क्वायर लिखते ना। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? r प्लस h हो गया, तो टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर। h यानी हाइट अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ के ऊपर कितनी हाइट है मेरी? h है। और अर्थ के नीचे से सेंटर से कोई भी डिस्टेंस फिजिक्स में कहाँ से कहाँ गिनना चाहिए? सेंटर से सेंटर। तो अर्थ के सेंटर से मेरे सेंटर तक, लेकिन मेरी बॉडी का सेंटर अभी ऊपर चढ़ गया, लाश ऊपर उठाए ना मेरी, तो सेंटर से सेंटर r प्लस h हो गया। बात समझ में आ रही है? और आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछा करो, मुझे अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। और नहीं समझा? हाँ वेरी गुड, पूछो। नहीं ऐसा नहीं बोलना, नहीं समझा ये नहीं बोलना, क्या नहीं समझा ये बोलना। हाँ r प्लस h क्यों आया? वेरी गुड। ये देखो व्हाट इज r। जब मेरी लाश, जब मैं अर्थ पे सोया था, तो मेरी बॉडी के सेंटर का डिस्टेंस और अर्थ के सेंटर का डिस्टेंस कितना था? r। तो अपन ने r स्क्वायर लिखे। लेकिन अब मेरी लाश 4 लोगों ने कंधे पे उठा लिए, तो मेरी बॉडी का सेंटर ऊपर चला गया, है ना। तो ये h कितनी हाइट पे उठाया उन्होंने मुझे? ग्राउंड लेवल से। आदित्य हाइट पर कितने उठाए मुझे? h। अब मेरी बॉडी का सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? r प्लस h।
तो डिस्टेंस का स्क्वायर रहता, तो अब ये टोटल डिस्टेंस r प्लस एच हो गया, तो ये उसका स्क्वायर है। समझ गए? हाँ, तो r प्लस एच स्क्वायर। पूछो। एक्सेलरेशन का मीनिंग नहीं समझा एक्चुअली। आप वो मोशन चैप्टर में नहीं थे ना, लेट ज्वाइन किए इसलिए। सुनो, एक्सेल आपने गाड़ी में क्या रहता, वो एक्सेलरेटर क्या करता है, वो स्पीड बढ़ाता है, स्पीड बढ़ती है या तो स्पीड कम हो जाती है। तो किसी भी चीज की स्पीड बढ़ना इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीड कम हो जाना इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ गए? और स्पीड चेंज हो जाना, कम हो या ज्यादा, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो जब कोई चीज अर्थ की तरफ गिरते रहती तो स्पीड बढ़ती, तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब कोई चीज ऊपर जाती तो स्पीड कम होती, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब ध्यान से समझो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ गैलीलियो ने क्या कहा था। गैलीलियो इज कॉल्ड द फादर ऑफ फिजिक्स। और गैलीलियो इटली में, गैलीलियो वाज फ्रॉम इटली। इटली एक कंट्री जिसका कैपिटल रोम है ना। तो जैसे अपने इंडिया में कुतुब मीनार है, इटली में भी पहले ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक था। क्या? तो इटली में एक टावर है, और उस टावर का नाम है लीनिंग टावर ऑफ पिसा। लीनिंग टावर ऑफ पिसा। पिसा वहां के एक सिटी का नाम है। पिसा एक सिटी का नाम है, और उस सिटी में ये टावर है, और टावर के सामने कॉलेज है, और वही कॉलेज में प्रोफेसर गैलीलियो पढ़ाते थे। हाँ, प्रोफेसर गैलीलियो यूज्ड टू टीच फिजिक्स, एंड उसी कॉलेज के सामने एक टावर है, और ये टावर हर साल नियरली 1 सेंटीमीटर झुक रहा है, क्योंकि इसका फाउंडेशन वीक हो गया, और इसको अभी तार और रस्सी से बांध के रखा गया है। किसी दिन किसी के छाती पे गिर जाएगा, कोई मर जाएगा तो भरोसा नहीं, इसलिए इसको बांध के रखे। पहले ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक था, अब नहीं है शायद। अब देखो, उस जमाने में जब गैलीलियो था उस समय ये टावर सीधा था। सर अभी है कि नहीं टावर? है टावर है, लेकिन झुक रहा है। मुझ पे गिर जाएगा, चलेगा? वैसे तो मैं पहले मरा हूँ, मेरी तो लाश उठा ली लोगों ने, है ना। तो अब सुनो, तो ये लीनिंग टावर पर इस पर फ्लोर्स है बॉयज। लीनिंग टावर पे फ्लोर्स है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर, सेवंथ फ्लोर। और 7th फ्लोर पर प्रोफेसर गैलीलियो चढ़ गए। ये सच में हुआ था। 7th फ्लोर पर प्रोफेसर गैलीलियो चढ़ गए, और उन्होंने एक भारी स्फीयर लिया। ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। उन्होंने एक भारी स्फीयर लिया, बड़ा स्फीयर, और एक छोटा स्फीयर लिया दूसरे हाथ में, कानून की मदद से। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और दोनों स्फीयर सेम हाइट से छोड़ दिए। तो दोनों स्फीयर जब नीचे गिर रहे होंगे, तो बताओ कौन से स्फीयर की वेलोसिटी जल्दी बढ़ेगी? दोनों की सेम बढ़ेंगी। मतलब दोनों में एक्सेलरेशन कैसा आएगा? सेम। और सेम एक्सेलरेशन आएगा, तो जैसे जैसे जितनी इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी उतनी इसकी बढ़ेगी, जितनी इधर वाले की बढ़ेगी उतनी उधर वाले की। और सेम टाइम पे दोनों अर्थ पे आके गिरे, और सामने पब्लिक जमा हो गई थी, कॉलेज के सब स्टूडेंट्स और पब्लिक जमा हो गई थी देखने के लिए कि प्रोफेसर गैलीलियो को क्या होगा, ये ऊपर क्यों जा रहे, मरने तो नहीं जा रहे आत्महत्या करने। तो पब्लिक जमा हो गई थी, और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक भारी वाला पत्थर स्फीयर फेंका, पत्थर में स्फीयर, और एक हल्का वाला स्फीयर फेंका, और पब्लिक देखकर आश्चर्यचकित हो गई। पीपल वर dumbfounded, they were astonished, they were surprised to see that both the stones fell on the ground at the same time. फिर उन्होंने क्या किया, भारी और हल्का पत्थर लिया। फिर एक बार उन्होंने क्या किया, लोहा लिया और पत्थर लिया। देखते बोले मटेरियल भी चेंज करके देखते बोले, लोहा और पत्थर, और दोनों को छोड़ा। अब बताओ लोहा पहले गिरेगा या पत्थर? सेम। क्यों? क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? प्रोफेसर गैलीलियो ने तो प्रैक्टिकल से भी साबित कर दिया। तो प्रोफेसर गैलीलियो ने प्रैक्टिकल से ये साबित किया, और न्यूटन से कहा नहीं कहा। क्यों? जिस साल न्यूटन पैदा हुआ उस साल डेथ हो चुकी थी। तो न्यूटन ने ये बात को मैथमेटिकली फॉर्मूला से प्रूव करके दिखा। देखो व्हाट इज जी? जी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। व्हाट इज जी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो एक्सेलरेशन आ रहा कि नहीं आ रहा दोनों स्टोन्स में? वेलोसिटी बढ़ रही मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है। तो एक्सेलरेशन दोनों में सेम आया। पूछो क्यों? कौन गिरा? ओके, तो सी एक्सेलरेशन दोनों में सेम क्यों आया? क्योंकि दोनों के लिए जी कैसा है? कैपिटल जी सेम, पूरी दुनिया के लिए सेम है वो, है ना। और का मास कैसा है दोनों के लिए? ये पत्थर के लिए और भारी है, ये पत्थर के लिए और भारी है। सेम है दोनों स्फीयर्स के लिए, है ना। पत्थर भी स्फीयर। और दोनों में से किसकी हाइट ज्यादा है? कौन ज्यादा हाइट से गिर रहा? सेम। दोनों का r प्लस h, ये अगर अर्थ है तो दोनों, ये अर्थ की रेडियस और ये हाइट h, ये हाइट h यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक अर्थ की रेडियस। तो दोनों का डिस्टेंस कितना है? r प्लस h। ये भी पत्थर का, सॉरी ये भी स्फीयर का डिस्टेंस r प्लस h और ये भी स्फीयर का डिस्टेंस r प्लस h। तो दोनों के लिए r प्लस h सेम, g सेम, m सेम। तो स्मॉल g कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो? और गैलीलियो ने ये भी भविष्यवाणी कर दिया मरने से पहले कि बोले अगर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एयर है, देयर इज एटमॉस्फेयर हियर। उन्होंने कहा अगर यहाँ एयर नहीं होती, अगर यहाँ एयर नहीं होती थी और मैं यहाँ से एक पेज फेंकता था नोटबुक का, एक पीस ऑफ पेपर, नोटबुक का एक पेज और एक पत्थर फेंकता था भारी वाला, तो पत्थर और नोटबुक का पेज दोनों सेम टाइम पे अर्थ पे नीचे आके गिरते थे, सेम स्पीड से। हाँ, वैक्यूम में। अगर यहाँ एयर नहीं होती, वैक्यूम होता तो। गैलीलियो ने ऐसा बोले। तो एक साइंटिस्ट था जिसने ये प्रैक्टिकल करके देखा। बोले गैलीलियो ने बोला मैं प्रैक्टिकल करके देखूंगा। उसने क्या किया? एक कांच का पाइप ले लिया ऐसा, और दूसरा भी कांच का पाइप लिया, आइडेंटिकल, जुड़वा, और ये पाइप में उसने वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम पंप समझते हैं आपको? वैक्यूम क्लीनर आता है ना अपने इधर, वो क्या करता है? एयर को भी खींच लेता, कचरे को भी खींच लेता। तो वैक्यूम पंप क्या करता? कचरे को तो खींच ही लेता है, एयर को भी अब्जॉर्ब कर लेता, और इसमें एयर भी बाकी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ उसने एक छोटा पीस ऑफ पेपर रखा और एक छोटा सा मार्बल, कंचा, गोटी खेलने का आता है ना छोटे बच्चों को, वो रखा। और पहले नीचे रखा था दोनों को उसने, और ये इसको एकदम से उल्टा कर दिया। जार, ये जो जार है उसके जार के नीचे रखा था ये कंचा और ये पीस ऑफ पेपर नीचे रखा, और फिर ये वैक्यूम पंप से इसमें कि एयर अब्जॉर्ब कर लिया, और यहाँ क्या है? टोटल वैक्यूम, और ये हटा लिया फिर, और फिर इसको उल्टा कर दिया ऐसा। तो उसने देखा कि सेम टाइम पे पीस ऑफ पेपर एंड कंचा दोनों एक साथ नीचे गिरे, दोनों यहाँ पहुंचे उल्टा कर देकर। और फिर उसने एयर में करके देखा तो कंचा पहले पहुंच गया और पीस ऑफ पेपर बाद में पहुंचा। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल। बॉयल उबलने वाला नहीं है, वाई है, BOYLE, रॉबर्ट बॉयल। ये बॉयल ने क्या बोला मालूम है? इसने बोला कि प्रेशर बढ़ाओ तो वॉल्यूम कम होता है। एक बलून है, उसमें चारों तरफ से प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम। और प्रेशर कम करो बोले तो वॉल्यूम बढ़ता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ बहुत फेमस है केमिस्ट्री में। ये किसी को समझ में आया? पक्का? अगर कोई हेवी चीज आप ऊपर फेंक दो तो क्या होगा? अच्छा, मैंने क्या किया? एक हाइट पे चढ़ गया, ये यहाँ, मैं गैलीलियो से भी ऊपर चढ़ गया, और मैंने एक पत्थर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया नीचे अपने हाथ में से, एंड एट द सेम टाइम एक पत्थर को ऐसा करके फेंका, ऐसा। अब बताओ कौन सा पत्थर पहले गिरेगा? सेम टाइम। क्यों? दोनों हाइट पे से कैसे आ रहे? सेम। यकीन नहीं होता ना? ऐसा लग रहा है कि ये तो सीधे सीधे नीचे गिर रहा है, इसको फेंका नहीं मैंने, सिर्फ छोड़ दिया ऐसा, और ये ऐसा आके गिर रहा है, और दोनों सेम टाइम पे नीचे आके गिरेंगे। क्यों? दोनों सेम टाइम पे सेम हाइट से गिर रहे। दोनों के लिए हाइट कैसी है? सेम। दोनों के लिए मास कैसा है? और का मास सेम है। दोनों के लिए जी की वैल्यू क्या है? सेम है। तो एक्सेलरेशन भी कैसा है? सेम। वेलोसिटी सेम 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 बढ़ेगी और दोनों सेम टाइम पे आके नीचे गिरेंगे। तो फिजिक्स में ऐसा ही होता है, हम जो सोचते हैं वो होता नहीं। अच्छा, यहाँ तक कहानी समझी? अब अपने अर्थ का शेप कैसा है? ओवल। वेरी गुड। द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोस्फेरिकल।
और अर्थ का ऐसा शेप क्यों है, कल समझाया था मैंने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण अर्थ ऐसी घूम रही तो उसका मिट्टी पे पत्थर की किनारे पे भाग गया। अब जाने दो, वो कोई पूछेगा नहीं आपसे, वो 12th के एग्जाम में पूछे थे, जो मैंने बोला ना कि अर्थ चपकी हुई क्यों है ऐसी, ये 12th स्टैंडर्ड की 2014 की बोर्ड एग्जाम में पूछे थे। द शेप ऑफ द अर्थ इज ओवल जियोस्फेरिकल बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आंसर है उसका। सर आपने बोला था ना कि कल मैं बताऊंगा उसका आंसर। काय का? अर्थ में गड्ढा कर दिया और उसमें हाँ यस यस, वो भी बताऊंगा। अर्थ में गड्ढा कर दिए, आर पार टनल सुरंग खोद दिए तो क्या होगा, तो वो भी बताऊंगा। पहले ये बोल देता हूँ, अर्थ का शेप ऐसा है, यस बोलो। क्या आपको पता है कि ये नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफी, और ये ज्योग्राफी का साउथ पोल है। क्या आपको पता है इधर वाली जगह को इक्वेटर कहते हैं? क्यों कहते हैं इक्वेटर? वेरी गुड, हाफ में डिवाइड करता है, यहाँ से अगर ऐसी लाइन बनाओ तो अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती, इसलिए इक्वेटर बोलते हैं उसको। तो अब देखो, अर्थ की रेडियस नहीं है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ज्यादा है या यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ज्यादा है? नहीं, ध्यान से देखते हो, इक्वेटर का डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है। क्यों, कितना? तो ये डिस्टेंस 22 किलोमीटर ज्यादा है, इसके डिस्टेंस के मुकाबले में ये डिस्टेंस 22 किलोमीटर नियरली ज्यादा है, समझते हो? और अर्थ की रेडियस कितनी है? तो अर्थ की रेडियस है 64,000,000 मीटर, 64 लाख मीटर, या अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा मीटर तो 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, यह अर्थ की एवरेज रेडियस है। एवरेज है ना, कहीं बड़ी है कहीं छोटी है, उसका एवरेज निकाल लिए और उसको एवरेज रेडियस अर्थ की बोल दिए 6400 किलोमीटर नियरली। समझ में आती है मेरी बातें? यस सर। हाँ, और कोई क्वेश्चन मन में आता है तो पूछा करो। अब देखो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, वेट के बारे में बता रहा हूँ। व्हाट इज वेट? कल ही तो पूछा था, सर आप बताना। मैं बोलने वाला था, हाँ, लेकिन मैंने फिर भी आपको बोल दिया था, लेकिन आज मैं बोलूंगा फिर। तो व्हाट इज वेट? द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। जितने फोर्स से अर्थ मुझे नीचे अट्रैक्ट कर रही है उसी को मेरा वेट कहते हैं, और मैं जितना अर्थ से दूर दूर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, तो अर्थ मुझे कम अट्रैक्ट करेगी। क्यों? वेरी गुड, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ आंसर सर अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। और अर्थ के सेंटर से अगर मेरा डिस्टेंस बढ़ता है, ध्यान से बॉयज एंड गर्ल्स, अगर अर्थ के सेंटर से मेरा डिस्टेंस बढ़ता है, मैं अर्थ से ऊपर 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 जाता हूँ, तो डिस्टेंस बढ़ रहा तो फोर्स क्या होगा? कम, क्योंकि हमने पढ़े थे उल्टा रिलेशन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमेशा उल्टा रिलेशन होता है, ये याद रखना। तो डिस्टेंस जो है, अगर मैं अर्थ से जितना ऊपर ऊपर जाऊंगा तो अर्थ के सेंटर में और मेरे सेंटर में डिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो मुझ पर फोर्स क्या होगा? कम होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स को ही वेट कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को ही वेट कहते हैं। जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ हमको खींच रही है वही हमारा वेट है। समझ रहे हो? पूछो लूँ मैं, आप ऐसा ऐसा हाथ कर रहे हो, मुझे लगा पूछ रहे हो करके। अच्छा कोई बात नहीं, आप एक्शन कर रहे हो। तो सी डिस्टेंस समझ गए? तो जितना अर्थ से ऊपर जाएंगे तो वेट क्या होगा हमारा? कम होगा। वेट का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज वेट? वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह थोड़ी देर पहले मैंने क्या लिखा था? और F की जगह मैंने क्या लिखा था? सिर्फ G लिखा था। F की जगह क्या लिखा था मैंने? बस स्मॉल G ओनली, mg। वेरी गुड। F की जगह मैंने लिखा था, ऐसा था, G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ आंसर सर दोनों के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर। समझो F इज इक्वल टू क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ, m इंटू a, तो मैंने m इंटू जी लिख दिया था। समझ रहे हो? तो ये क्या था? F क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो जहाँ कंफ्यूजन लगे पूछना, F यानी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? mg, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ होता है F इज इक्वल टू m इंटू a। की जगह मैंने g लिख दिया क्योंकि एक्सेलरेशन इज ड्यू टू
ग्रेविटी। तो m इंटू जी इज द फॉर्मूला ऑफ वेट। वेट का फॉर्मूला क्या रहता है? m इंटू जी। मास कितना है और ग्रेविटी कितना खींचती है हमको नीचे, उन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं वेट। समझ रहे? अगर अगर समझो ये क्लास में यहाँ मैं खड़ा हो गया वेट गिनने की मशीन पर और यहाँ एजाज सर खड़े हो गए वेट गिनने की मशीन पर, तो दोनों में से जी किस पर ज्यादा एक्ट होगा? गलत। दोनों सेम हाइट पे खड़े हैं बिल्डिंग में, एजाज सर और मैं सेम हाइट पे खड़े हैं, दोनों के लिए जी कैसा है? कैपिटल जी सेम है। दोनों के लिए एम कैसा है? अर्थ का मास सेम है, तो दोनों के लिए जी कैसा रहेगा? सेम। फिर भी वेट गिनने की मशीन एजाज सर का वेट ज्यादा बताएगी। क्यों? क्योंकि वेट सिर्फ जी पर नहीं डिपेंड करता, मास पर भी डिपेंड करता। एंड मास इज द मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी, और एजाज सर के बॉडी में ज्यादा मटेरियल है प्रेजेंट, मेरी बॉडी में कम माल पानी है ना, तो मेरा मास कम है तो मेरा वेट भी कम रहेगा, और एजाज सर का मास ज्यादा है तो उनका वेट भी ज्यादा रहेगा। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि मैं ग्राउंड पे हूँ वेट गिनने की मशीन पे खड़ा और एजाज सर को ऊपर लॉन्च कर दिया अपन ने बहुत ऊपर, और एजाज सर वहां जाके अपना वेट गिनते हैं, तो एजाज सर का और मेरा वेट बराबर आ सकता है, बल्कि मेरा वेट ज्यादा भी आ सकता है।